अगली खबर हमारी बिजनौर से है, जहां पर एक कुत्ता मंदिर में मूर्ति की पूजा करता नजर आया और लोग उसे हनुमान भक्त बता रहे हैं। लोगों ने उसे भगवान का रूप ही मान लिया है। रोजाना कुत्ते के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त पहुंच रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस बीमार कुत्ते के अंदर भी चमत्कार देख रहे हैं और बिजनौर के मंदिर में इस कुत्ते को चमत्कारी कुत्ता मानकर उस कुत्ते के दर्शन के लिए भी मंदिर पहुंच रहे हैं। चलते रहो, भीड़ मत करो, चलते रहो। चलो प्रसाद चढ़ा रहे थे। चाइना ने अपनी ट्रेड को मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए साल 2013 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्ट्रेटेजिक मंसूबा शुरू किया था, यानी हर एक मुल्क तक अपनी प्रोडक्ट्स को सड़कों, रेलवे लाइन, पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क्स और पावर प्रोजेक्ट से आपस में जोड़ा जा सके। चाइना ने ये ख्वाब आज से 13 साल पहले देखा था, यानी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और आज वो ख्वाब सच साबित हो गया है क्योंकि आज 140 मुल्क इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े हुए हैं जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक फैला हुआ है। चाइना का ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों के अंदर इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट CPEC के नाम से मौजूद है, जहां पर गवादर पोर्ट, मोटरवेज, पावर प्लांट्स, इकोनॉमिकल जोन्स इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे बिल्कुल साफ है कि चाइना अमेरिका को बंदूक से नहीं बल्कि सड़कों, बंदरगाहों, कर्ज और तिजारत से पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तरक्की याफ्ता कौमें इसी तरह की दहाइयों की प्लानिंग करती हैं, खूब मेहनत करती हैं, खूब पसीना बहाती हैं, तब जाकर सुपर पावर बनती हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि चाइना ने इसी प्रोजेक्ट के तहत चाइना से लेकर ईरान तक एक रेलवे लाइन बिछाई है और आप गेस कर सकते हैं कि ये कितनी लंबी हो सकती है। 6,500 किलोमीटर लंबी, जी हाँ 6,500 किलोमीटर लंबी, जो कि 5 मुल्कों को क्रॉस कर रही है। इमेजिन करें कि इन 5 मुल्कों के अंदर एक ही साइज के, एक ही टेक्नोलॉजी के रेलवे ट्रैक बना दिए गए हैं जो कि पहाड़ों की टनल से, बड़े बड़े ब्रिजेस से होकर इस रेलवे लाइन को मुकम्मल कर रहे हैं। सिग्नल और ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के लिए एक जॉइंट सिस्टम भी बनाया गया है और अभी की खबरों के मुताबिक चाइना से पहली बार माल लेकर एक पहली ट्रेन ईरान के अंदर पहुंच भी चुकी है। ये रेलवे लाइन साल 2016 के अंदर शुरू हुई थी, जिसको पूरा होने के अंदर 9 साल लगे हैं। इसके अलावा चाइना ने हाल ही में फ्लाइंग विंड टरबाइन भी बना ली है जो कि ज़मीन पर मौजूद हवा में उड़ती हुई तेज़ हवाओं से बिजली बनाती है बिना किसी खंभे की ज़रूरत के। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी पतंग को, ड्रोन को या फिर किसी गुब्बारे को एक धागे के जरिए ज़मीन से बांध दिया जाए। ये ज़मीन से 300 से 1000 मीटर ऊपर होती हैं और ऊपर ऊंचाई पर क्योंकि हवा तेज़ और मुसलसल चलती रहती है, इसीलिए ये ज़्यादा बिजली आसानी से बना सकती हैं। इन फ्लाइंग विंड टरबाइंस को मुस्तकबिल के अंदर ऐसी जगहों पर भी लगाना मुमकिन होगा जहां पर इससे पहले पॉसिबल ही नहीं था। मिसाल के तौर पर कोई पहाड़ी इलाके या फिर ऐसे इलाके जहां पर हवाएं ज़्यादा ना चलती हों। और मुस्तकबिल के अंदर आप देखेंगे कि चाइना दुनिया को ये टेक्नोलॉजी बेचकर खुद पर डिपेंडेंट कर लेगा, जैसे आज सोलर पैनल बनाकर खुद पर डिपेंडेंट कर रखा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि वो अपना स्टारलिंक जैसा सैटेलाइट इंटरनेट भी बनाने वाला है, जैसा एलॉन मस्क की SpaceX ने बना रखा है। और इसको गुआंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जिसके अंदर स्टारलिंक ने तकरीबन 10,000 सैटेलाइट जमीन के गिर्द छोड़ रखे हैं, जिनमें से सिर्फ 8,600 ही ऑपरेशनल हैं। जबकि चाइना अपने इसी प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 13,000 सैटेलाइट को खला के अंदर भेजेगा और न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 2025 से शुरू होकर यह प्रोजेक्ट 2030 तक मुकम्मल होगा। चाइना की तकरीबन 90 के करीब सैटेलाइट पहले ही ज़मीन की ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं और इसका ये प्रोजेक्ट स्टारलिंक को डायरेक्ट टक्कर देगा और मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका इसको अपने मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसे हाल ही में ईरान के अंदर जब इंटरनेट बंद किया गया तो एलॉन मस्क ने स्टारलिंक से ईरान के लिए फ्री इंटरनेट खोल दिया, जिसकी वजह से प्रोपेगेंडा के अंदर मजीद इजाफा हुआ। इसका साफ मतलब ये है कि चाहे इकोनॉमिकल वॉर हो या फिर मिलिट्री वॉर, चाइना हर जगह पर दुनिया को मुस्तकबिल के अंदर डोमिनेट करने जा रहा है। ये है इस मुल्क की तरजीहात। और अब आपको इसी मुल्क से बॉर्डर शेयर करने वाले 2 हमसायों की तरजीहात भी बताते हैं। एक मुल्क के अंदर ये रिसर्च हो रही है कि इंग्लिश टॉयलेट पर कैसे बैठना है और ये भी गलत तरीका है। और इस मुल्क की आधी अवाम को लगता है कि शायद इन पर जादू है और इसी वजह से दरबार भरे पड़े हैं और आधी अवाम को मर्दाना कमजोरी के मसाइल हैं। दूसरे मसलक के लोगों को मस्जिद से बाहर निकाल कर आशिक रसूल होने का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। देखो जी, मस्जिद खाली हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो निकल गए ने ते दोबारा मस्जिद अंदर इंशाल्लाह दाखिल नहीं होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इन्हां दे दामन नाल इंशाल्लाह से मस्जिद विचों माशाल्लाह इन्हां ने बजा दिता है, मतलब भगा दिता है ते कढ़ दिता है मस्जिद विचों ते बाहर जा रहे हैं जी। ते अल्लाह का शुक्र है असी इस चीज से कामयाब हो गए, दोबारा इंशाल्लाह इस मस्जिद से दाखिल नहीं होंगे। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बुरा हाल इस दूसरे हमसाये का हो चुका है
मैं आपको रिसेंट न्यूज़ सुनाता हूँ जिसको सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। खबर ये है कि भारत के अंदर 10 साल के बाद, याद रखें कि 10 साल की मेहनत के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर आखिरकार तैयार हो गया है, जो कि बहुत जल्द तमिलनाडु से बिहार के स्टेट चंपारण विराट रामाया मंदिर के अंदर लगा दिया जाएगा और ये 210 मैट्रिक टन वजनी है। याद रहे कि चाइना ने अपनी रेलवे लाइन को दुनिया के 5 मुल्कों से ट्रेड करने के लिए 9 साल के अंदर बनाया। अब आप बताएं कि इस शिवलिंग से कितने लोगों की गरीबी कम होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, मुल्क को इसका क्या फायदा होगा। ये सब कुछ तो आप खुद सोचें, क्योंकि इंडिया का जो इमेज दुनिया के सामने बन चुका है, कोई टूरिस्ट तो यहाँ पर आने वाला नहीं है। और अगर ये खबर भी आपने बर्दाश्त कर ली है तो यकीनन अगली खबर आपका दिमाग जरूर चकरा देगी। ये है अंध भक्तों के नए भगवान कुत्ता महाराज या फिर डोगेश महाराज, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर नाजिल हुए हैं। जी हाँ, इनकी पूजा की जा रही है और इन पर प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। और इस डोगेश महाराज का चमत्कार ये है कि ये पिछले 4 दिन से हिंदू मैथोलॉजिकल गॉड हनुमान की मूर्ति के चक्कर लगा रहा था। अब अगर ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता, यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी और सेंसिबल होती, तो इनको पता होता कि ये कुत्तों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ तेज बुखार की वजह से या न्यूरोलॉजिकल मसलों की वजह से, यानी दिमागी खराबी की वजह से जब कोई ट्यूमर बन जाए या फिर दिमाग की कोई नस दब जाए तो वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनके दिमाग का बैलेंस सिस्टम बिगड़ जाता है और वो गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं, चाहे कोई खाली जगह हो या फिर कोई स्टैचू वगैरह भी। ऐसी सीरियस कंडीशन के अंदर इनका इलाज करवाया जाता है, वरना ये मर जाते हैं। लेकिन इस डॉग की किस्मत ये थी कि ये अंध भक्तों का एरिया था और इसी वजह से ये रातों रात भगवान का अवतार बनकर सामने आ गए। एक आवारा डॉग से डोगेश महाराज बन गए, जिनकी दिन रात पूजा हो रही है। ये हाल हो गया आज भारत की मेजॉरिटी अवाम का, क्योंकि इस मुल्क के पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने वोट बैंक के लिए इनको अपने हकूक का पता ना चल जाए, इस मकसद के लिए अपनी कौम को जानबूझकर जाहिल रखा है। और इस जहालत के अंदर इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब तो डर लगने लगा है, क्योंकि ये किसी को भी भगवान बना देते हैं, इवन के डस्टबिन को भी। जी हाँ, अगर आपको यकीन ना आए तो खुद ये वीडियो देख लें। मतलब कोई आलू को पूज रहा है, कोई डस्टबिन को पूज रहा है, कोई फ्लाईओवर को पूज रहा है, कोई रोड साइन को, कोई एसी का पानी पी रहा है, कोई बाबा जी के पांव धोकर पी रहा है। किसी एक शख्स ने डस्टबिन को अगर फूल चढ़ा दिए हैं तो इसकी देखा देखी पूरी आवाम बस इसको पूजने लगी है। नो वंडर कि ऐसी आवाम हर बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देती है। इस आवारा कुत्ते को पुजारियों ने भेरू का अवतार बना दिया और कहा कि कोई डॉक्टर इसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये हमारी मजहबी रसूमात के खिलाफ है। आप अंदाजा लगाएं कि आज मीडिया के दौर के अंदर जब दुनिया इस तोहम परस्ती से बाहर निकल चुकी है, तब इन लोगों का ये हाल है, तो इन पुजारियों ने कुछ 100 साल पहले यानी 500 से 1000 साल पहले रस्मों के नाम पर क्या तबाही मचाई होगी, क्या जहालत और तोहम परस्ती फैलाई होगी, जिसका तस्वर भी मुमकिन नहीं है। इन फ्राडियों से ज्यादा इन लोगों को मानने वालों की अकल पर ज्यादा हैरत होती है। और फिर तालीम और खोज की कमी इस तोहम परस्ती के अंदर कैटलिस्ट का काम करती है, यानी इसको मजीद बढ़ाती है। इसी अंधी अकीदत की वजह से इस मुल्क के अंदर आज ढोंगी बाबाओं का राज है, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय करते हैं, और इनको देखने वाली आवाम बसों में धक्के खाकर आती है, सरकारी राशन पर गुजारा करती है और अपने कुछ पैसे बचा बचा कर इन ढोंगियों के हवाले करती है। और इन्हीं लोगों के डोनेशंस ने इन लोगों को करोड़ों से लेकर अरबों पति बना दिया है। इसीलिए इस मुल्क के अंदर माँ बाप अपने बच्चों को चाइना के बच्चों की तरह स्किल सिखाने, एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग सिखाने की बजाय बाबा बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड होगी वही चीज तो बिकने के लिए आएगी। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर नए स्कूल बनना तो दूर की बात, पुराने स्कूल भी तकरीबन 90,000 के करीब बंद हो चुके हैं। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज इन बाबाओं को राजी रखती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भीड़ को कंट्रोल करते हैं, जो कि बाद में इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वोट बैंक भी देते हैं। इन पॉलिटिशियंस के खुद के बच्चे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ की साफ हवा, वहाँ की क्वालिटी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ की अपनी आवाम को इन लोगों ने हिंदू, मुस्लिम और मजहबी इंतहा पसंदी के अंदर इतना फंसा दिया है कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर असल मसाइल पर सवाल ही नहीं करते, यानी बेरोजगारी, पोल्यूशन, टेररिज्म, जीडीपी, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। और जाहिर है कि ज़हन साजी के अंदर सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का भी है। और दुनिया में इंडिया का सिविक सेंस के नाम पर जो इमेज बन चुका है वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, और इसी वजह से इस मुल्क को तबाह करने के लिए इसके खुद के अंधभक्ति काफ़ी हैं, जिन्हें डस्टबिन को इस्तेमाल करने की बजाय इसको पूजना आता है। और इस मुल्क के अंदर इंसानों से ज़्यादा हकूक गाय के हैं। आज इस मुल्क के ढोंगी बाबाओं ने अपनी आवाम को इस हाल तक पहुंचा दिया है कि वो पीने वाले दूध को नालियों के अंदर बहाते हैं, दरिया में बहाते हैं, और खुद गाय का पेशाब पीते हैं और इसका गोबर खाते हैं। भारत की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर करोड़ों रुपया लगाकर इस बात पर रिसर्च की जा रही है कि गाय के मूत्र के अंदर किस तरह की क्वालिटीज पाई जाती हैं। आप जुल्म की इंतहा देखें कि एक तरफ तो पत्थरों को और दरियाओं को दूध पिलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जीता जागता इंसान इस दूध की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है।
क्या दुनिया का कोई भी मजहब ये सिखाता है कि भूखे बच्चों के सामने रिस्क को जाया किया जाए? क्योंकि अकीदत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जब रस्में इंसान से बड़ी हो जाएं तो इंसानियत खत्म हो जाती है। गरीब बच्चे कटोरा लेकर खड़े रहे लेकिन दूध को पानी में डाल दिया गया। अरे पाखंडियों, बच्चे को दूध दे देता तो ज्यादा पुण्य होता। ऐसे ऐसे पाखंडी जो है गंगा नदी में दूध को बहा देते हैं। बताइए, बच्चा भूखा था, कटोरा लेकर दूध मांग रहा था, लेकिन ये पाखंडी बच्चे को नहीं दिया, बच्चे का भूख नहीं मिटाया। अरे बच्चे का भूख मिटाता तो ज्यादा पुण्य होता। ऐसे ऐसे पाखंडियों की वजह से आज हमारा देश बदनाम हो गया है। पंडित जी दूध क्यों बहा रहे हैं? किसी प्यासे को पिला दें। प्यासों के लिए पानी कम पड़ गया क्या, या भूखों के लिए दूध कम पड़ गया? ये जो दूध है जैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, उसी प्रकार जो हमारे गंगा जी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरतमंद है। पंडित जी नदियों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से एग्स ले करते हैं। वो हम मैमल्स की तरह अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में मिल्क को डाइजेस्ट करने का कोई मैकेनिज्म भी नहीं होता है। लोग दीवे भी बाल रहे हैं, हार चढ़ा रहे हैं, तो गंगा जी प्रदूषित नहीं हो रहे? सबसे बड़ी बात है, हमसे बड़ा पापी और दूषित आदमी कौन है? चलो ये बात अच्छी है कि पंडित जी को सेल्फ अवेयरनेस तो पूरी है। और ये ढोंगी बाबा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के नाम पर जो कुछ बकवासियात इनकी आवाम को सुनाई जा रही है, इस पर तो पूरी एक अलग से वीडियो बन सकती है। जैसे आपने बताया कि एक और ग्रह है जहाँ पर इंसान रहते हैं, तो वहाँ पे भी देवी देवताओं की पूजा होती है? नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था। वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पर गया। उस सूर से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ। इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी। वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीजों का रिस्क, जैसे कि हम सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया, और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई आया। मतलब जो कुछ भी इनके मुंह में आता है ये लोग बोली जा रहे हैं, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। यही वजह है कि ये अवाम सुबह शाम अमेरिका क्या कहता था और मोदी के नारे लगाकर खुद का मुवाजना बांग्लादेश और पाकिस्तान से करके खुश है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज जहां पर चाइना खड़ा है, ये तीनों मुल्क वहां पर पहुंचने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।